सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति, तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वर में जन्मे। रामेश्वरम जो एक हिंदुओं का तीर्थ स्थल, जहां पर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए पुल बनाया था। भगवान श्री राम और माता सीता जब लंका से वापस आए तो रामेश्वरम में रुककर उन्होंने पूजा की थी। किसने सोचा था कि हिंदुओं के तीर्थ स्थल में एक छोटा सा बच्चा 15 अक्टूबर 1931 को जन्म लेगा, जो बाद में भारत का राष्ट्रपति बनेगा और मिसाइल मैन कहलाएगा। आप जानते हैं उन्हें मिसाइल बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? बचपन में जब उनके पिता नाव बनाते थे, उस समय वो बड़े उत्साह के साथ उन्हें देखते थे कि कैसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है और फिर पहले धरातल, फिर दीवारें और पतवार बनाई जाती है। और ये नाव बनाने और नाव को समुद्र में उतारने तक के छोटे से सफर से किसने सोचा था कि उन्हें मिसाइल बनाने की प्रेरणा मिलेगी? कलाम कहते थे कि सितारों को छू न पाना लज्जा की बात नहीं, लज्जा की बात है सितारों को छूने का हौसला न होना। कलाम जब 8 साल के थे तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और इसका प्रभाव रामेश्वरम में भी पड़ा। सरकार ने रामेश्वरम में रेल रोकना बंद कर दिया था, जिससे अखबार आते थे। तो इसका हल यह निकाला गया कि चलती रेल से ही अखबार के बंडल फेंके गए। बंडल उठाते और पूरे शहर में बांट कर आते और स्कूल से आने के बाद जलालुद्दीन के साथ समुद्र किनारे बैठकर अखबार पढ़ा करते और गांधी जी, हिटलर, कांग्रेस आदि सभी के संदेशों को सुनते और इतने बड़े बड़े नामों में अपने अस्तित्व की तलाश करते। कलाम के पिता मस्जिद में इमाम थे और उनके दोस्त रामनाथ मंदिर में पुरोहित। दोनों एक साथ बैठकर शहर की समस्याओं का हल करते थे। कलाम के दोस्त रामनाथ मंदिर के पुरोहित के लड़के थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, एक बेंच पर बैठते थे। एक बार हुआ यूं कि एक नया अध्यापक स्कूल में आया और वो जैसे ही क्लास में दाखिल होता है, उसकी सीधी नजरें कलाम की टोपी पर और उनके दोस्त के सर की चोटी पर गई। उन्होंने सीधा कलाम को उठाकर लास्ट बेंच पर भेज दिया। ये देखकर वो हैरान रह गए और उनके दोस्त के आंखों में तो आंसू तक आ गए थे। जब ये सारी घटना उन्होंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने भी इसे हल्के में नहीं लिया। रामनाथ मंदिर के पुरोहित और कलाम के पिता दोनों आए और अध्यापक से बात की और उसे अपने कर्तव्य के बारे में बताया। अध्यापक ने भी अपनी गलती मानी। कलाम कहते हैं कि एक अध्यापक का काम सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं, बल्कि विद्यार्थी के जीवन में, उसके मन में सपनों का संचार करना भी होता है। कलाम के जीवन में उनकी मां का अहम योगदान रहा। वो कहते हैं, समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत, यात्रियों की आस्था और रामेश्वरम में मस्जिद को जाने वाली गली, ये सब जब मिल जाती है तो बनती है मेरी मां। श्यामी अम्मा एक साधारण सी स्त्री जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ती है और 15 लोगों के एक बड़े परिवार को संभालती है। बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जब हर घर का राशन बटा हुआ था। तो एक दिन कलाम को भूख लगी। मां चावल की जगह रोटियां बना रही थी, तो कलाम बड़े मजे से रोटियां खा रहे थे। खाते खाते जब भूख पूरी हुई तो उठकर चले, तो उनके भाई ने उन्हें रोका और उन्हें डांटा। कहा कि कलाम, तुम रोटियां खाते जा रहे थे, तुम्हें पता नहीं है घर के हर सदस्य के लिए 2 और 3 रोटियां ही मिलती है, और पिछली रात को तो अम्मा भूखी सोई थी।
ये सुनकर कलाम रो पड़े। उनका दिल बिल्कुल टूट गया। वो कई दिनों तक अपनी मां के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके भाई कहते हैं, हमें अपने से पहले दूसरों की जरूरत को देखना चाहिए। उनकी मां से उन्हें सीख मिली कि काम कितना भी छोटा और बड़ा क्यों न हो, जरूरत है पूरी तरह से समर्पित होकर उसे करने की। कलाम ने हमेशा अपने से पहले अपने देश को रखा और यह समर्पण भाव उन्हें अपनी मां से मिला था। कलाम बचपन से ही बड़ी जिज्ञासा रखते थे। वे अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं के बारे में बार बार पूछते थे कि पंछी कैसे उड़ते हैं, बारिश कैसे आती है, ये रेल का इंजन कैसे काम करता है। जलालुद्दीन, जो उनके दूर के रिश्तेदार थे और बाद में उनकी बड़ी बहन के शोहर बने, वो समझ चुके थे कि कलाम की सोच बस रामेश्वरम के स्कूल तक सीमित नहीं है। उन्होंने उनके पिता से रिक्वेस्ट की कि उन्हें रामनाथपुरम भेजा जाए उच्च शिक्षा के लिए। वहां गए और बाद में मद्रास आईआईटी में जब उनका एडमिशन होना था तो उन्हें 600 रुपए की जरूरत, जो आज के समय में लगभग 1 या 2 लाख के बराबर थी। तो उनकी बहन जोहरा, जो उन्हें हमेशा उत्साहित करती थी, अपने गहनों को गिरवी रखकर मद्रास आईआईटी में उनका एडमिशन करवाया। कलाम कहते हैं कि जिसने असफलताओं की कड़वी गोली नहीं चखी, वो सफलता के मजे नहीं ले सकता। एक बार मद्रास आईआईटी में जब वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अपनी टीम के प्रमुख थे, तो उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया। तो उनके प्रोफेसर ने जब वो डिजाइन देखा तो उनको कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कलाम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम ये इतना घटिया डिजाइन तैयार करोगे, और अगर तुमने 3 दिन के अंदर दोबारा ये डिजाइन तैयार नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। कलाम को अपनी आंखों के आगे वो सारे सपने टूटते बिखरते दिखाई। अपनी बहन का चेहरा उन्हें याद आया, जिसने गहनों को गिरवी रखकर उनका एडमिशन करवाया। कलाम दिन रात एक करके दोबारा से उस डिजाइन को बनाने में लग गए। न खाने का पता, न पीने का पता। और 3 दिन पूरे होने से पहले रविवार के दिन, जब वो अपने मस्तिष्क में चलने वाले सभी डिजाइन को एक कागज के टुकड़े पर उतार चुके थे, तभी उनके कमरे में प्रोफेसर आए। उन्हें पता भी नहीं लगा कि कब उनके कमरे में प्रोफेसर आके खड़े हो गए। और जब उन्होंने वो डिजाइन देखकर कलाम की ओर देखा और फिर उन्हें झट से गले लगा लिया और कहा, तो मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतने कम समय में इतना मुश्किल काम करने के लिए दिया। एक अध्यापक का काम है कि अपने विद्यार्थी को प्रेरित करना और उसकी सीमाओं से उसे पार ले जाना। उस दिन उन्होंने 2 बातें सीखी कि जो शिक्षक अपने विद्यार्थी की प्रगति का ध्यान रखता है वही सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, क्योंकि शिक्षक जानता है कि आपको किस तरह से प्रेरित करना है। और दूसरी कि कोई भी बाधा नामुमकिन समय सीमा नहीं होती। अगर आप सच्ची लगन और मेहनत के साथ कोई कार्य करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। बात है 60 और 70 के दशक की, जब कलाम स्वदेशी मिसाइल अग्नि पर काम कर रहे थे। एक केमिस्ट्री लैब में उनके मित्र सुधाकर और वो सोडियम और थर्माइट का मिश्रण तैयार कर रहे थे कि सुधाकर के माथे से पसीने की बूंद सोडियम के अंदर गिरी और एक तेज धमाका हुआ। पूरी लैब में आग लग गई। उस धमाके से वो कुछ देर के लिए पंगु हो गए थे। उनके मित्र सुधाकर ने जल्दी से खिड़की का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। इस पूरे प्रकरण में वो जख्मी भी हुए और बाद में अपने मित्र सुधाकर को वो धन्यवाद भी देते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसी तरह 11 जनवरी 1999 को जब वो एक विमान का परीक्षण कर रहे थे, विमान 2 घंटे तक सही तरह उड़ता रहा, लेकिन जैसे ही 10,000 फीट से 2,000 फीट के ऊपर आया तो विमान का एक पुर्जा टूट गया
और विमान का संतुलन बिगड़ गया। उसके अंदर 8 आदमी थे जो कि मारे गए। जब कलाम उनके परिवार के पास गए तो उनके दिमाग में कुछ बातें सवाल करने लगी कि अब इनके परिवार की देखभाल कौन करेगा, अब इनके परिवार का क्या होगा। एक मां ने तो ये तक कह दिया था कि आपने हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। और इन सवालों के जवाब वो राष्ट्रपति भवन में जब पहली बार गए तब भी ढूंढ रहे थे। कलाम कहते थे कि क्या राज करने वाले लोग इन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने प्रयोगशालाओं में, मैदानों में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान को गंवा दिया। यही लोग हैं जो देश के निर्माण में सच्चे भागीदार थे। इन लोगों का क्या होगा? ऐसी ऐसी बातें कलाम को हर समय परेशान करती रहती थी। इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और विज्ञान के इस क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। पोखरण में भी उन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। 40 महाविद्यालयों की डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें प्राप्त है। विज्ञान और शिक्षा पर उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। 26 मई को स्विट्जरलैंड में उनके नाम पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे सम्मान भी उन्हें प्राप्त है। वे कहते हैं कि अगर आपको सूरज बनना है तो उससे पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। आप किस रूप में याद रखे जाना चाहोगे? आपको अपने जीवन को कैसे बनाना है उसे कागज पर लिख डालिए। वो मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ हो सकता है। जब 2002 में कलाम राष्ट्रपति बने तो हाथ में एक अटैची लेकर राष्ट्रपति भवन गए और जब 2007 में कार्यकाल पूरा हुआ तो वही अटैची लेकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। पूरा विश्व उन्हें मिसाइल मैन, वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानता है, लेकिन वो हमेशा खुद को एक शिक्षक के रूप में देखते थे। और संयोग देखिए, 27 जुलाई 2015 को जब उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, उस समय भी वो शिलोंग की एक यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। वो तो चले गए, लेकिन उनका जीवन हर विद्यार्थी, हर शिक्षक के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ऐसी शख्सियत को हम सलाम करते हैं। शुक्रिया।